क्वेश्चन का असाइनमेंट का सेकंड पार्ट प्लीज करिए सही बच्चे। क्वेश्चन 4 असाइनमेंट सेकंड पार्ट, फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का। पहले 4th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। एनसीईआरटी की बुक है, बुक दे दो। एनसीईआरटी से करो। बेटा एक बार पीछे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है करने को अभी 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसका एक बार आंसर चेक करो। आंसर पीछे दे रखा है असाइनमेंट में, आंसर एक बार प्लीज टैली करो पीछे क्या करेक्ट आ रहा है, सबका गलत आ रहा है, हमारा गलत है, जो आपने करा है वो गलत है, या आंसर दे रखा है वो गलत है? आंसर गलत है। कैसे पता चला बेटा आंसर गलत है? क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो आंसर कभी माइनस में नहीं आ सकता, इसलिए हमारा आंसर गलत है। हमने जो किया है वो ठीक है। आगे ना बेटा बात समझ में? अंश नहीं हुआ, थोड़ा जल्दी स्पीड से करा करो बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो नहीं जल्दी भी करना है, ऐसा नहीं इन्हीं क्वेश्चन में टाइम लगा दो। अभी तो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, तो अभी हम बड़े आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं। बाद में आपको मैं इस क्वेश्चन करने की स्पीड भी सिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन को कितनी मिनट में कंप्लीट करना है ना। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लेके बैठ गए उसी में लगे पड़े 10-15 मिनट तक। टाइम के अंदर क्वेश्चन कैसे फिनिश करना है, जब आप किसी कंपटीशन में जाओगे ना आप आगे, तब आपको टाइम की वैल्यू समझ आएगी, है ना। आज से मैं आपको जो होमवर्क दूंगा वो टाइम के अकॉर्डिंग करना है आपको, है ना। आज से क्लास के बाद में जो होमवर्क दूंगा, मान लो 5 क्वेश्चन दूंगा मान लीजिए, है ना, तो साथ में टाइम की लिमिट भी लिखूंगा आपके सामने कि भाई ये क्वेश्चन आपको करने हैं घर पे, इतने टाइम में करने हैं, है ना। और ये नहीं कि मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, आपकी ऑनेस्टी है वो, आप अपने जब भी होमवर्क करने बैठे टाइम सेट करें और फिर उन क्वेश्चंस को करें। आप देखो क्या आप उस टाइम में उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ जाओ कि हमें अपनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है ना। और ये अभी से हम करेंगे तो एग्जाम तक पहुँचते पहुँचते अपनी स्पीड कवर अप कर लेंगे, है ना। अगर हम धीरे धीरे होमवर्क करना है, 2 क्वेश्चन ट्यूशन पर मिले और उसी में हमने आज 10 मिनट लगा दिए तो बेकार है, ठीक है ना। तो आज से टाइम के साथ करेंगे होमवर्क, है ना। होमवर्क नहीं करना है सिर्फ हमें, होमवर्क करना है विद टाइम, ठीक है ना। ये अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया था, कल का हमने टॉपिक करे, 5 क्वेश्चन हमने होमवर्क में करे, एक क्वेश्चन और है, स्टार मार्क करिए असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5, वो करना है यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, है ना। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 5, असाइनमेंट का बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सही बच्चे, नहीं आ रहा हो मेरे से पूछें और स्टार जरूर मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। आपको दे रखा है कि एक 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2x2, 2x2 का मैट्रिक्स बनाओ। तो मैं जनरल मैट्रिक्स बेटा बना लेता हूं सबसे पहले, A11 A12 A21 A22। क्लियर है बेटा मेरी बात सब बच्चों को? ये हमने बना लिया जनरल मैट्रिक्स। अब मुझे क्या बोला है, कंडीशन दे दी है Aij इक्वल टू e की पावर 2ix साइन jx। निकालिए बेटा, एलिमेंट्स निकालो पहले चारों। जैसे मुझे A11 निकालना है, क्या निकालना है मेरे बेटा? A11। इसका क्या मतलब है, i की जगह पे कितना है
जे की जगह पे कितना है, तो इधर भी आई की जगह पे और जे की जगह पे क्या लिखेंगे, 1। देखो कैसे मेरे बेटा, e की पावर 2, आई की जगह क्या लिखेंगे 1, इंटू में क्या है x, साइन जे की जगह पे क्या लिखेंगे 1, इंटू में क्या है x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, यहाँ तक कंफर्टेबल हो सभी बच्चे। अब बताना क्या आएगा, e की पावर 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना होगा बेटा 2x, और यहाँ पे क्या होगा बेटा साइन 1 इंटू एक्स, एक्स। तो a11 कितना निकल गया मेरे बेटा, e की पावर 2x इंटू में साइन x। कंफर्टेबल सभी बच्चे। अब बाकी के तीनों निकाल के दिखाओ मुझे, a12, a21, a22, ये करके दिखाओ बेटा। हम साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर रहे हैं असाइनमेंट के, इसीलिए है ना, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस नहीं है ना, इसलिए मैं आपको अलग से करवा रहा हूँ। पेपर का लेवल थोड़ा टफ भी हो जाए तब भी हमें डर नहीं लगना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, चारों जो निकलेंगे आप चेक करना, जो नहीं आया अलग से आ रहा हो मुझसे पूछ लें। a12 आएगा e की पावर 2x साइन 2x, देखना बेटा सबका यही है, a12 सबका यही है। अब a21 निकालेंगे, e की पावर 4x साइन x। a22 निकालेंगे, कर लीजिए बेटा प्लीज। अब अगर किसी का डाउट हो, किसी का ये चारों नहीं आ रहे हो तो मेरे से पूछ लो बेटा। हो गए बेटा आपके, पूछना है सोनिया, पूछना है बेटा किसी बच्चे को, कंफर्टेबल सभी। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ मैट्रिक्स तो इधर लगाएंगे ना, a11 की जगह पे लिखेंगे e की पावर 2x साइन x, ठीक है। a12 की जगह पे e की पावर 2x साइन 2x, है ना, ऐसे लिख देंगे चारों जो भी है। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, क्या हम आगे चले हैं। कल की क्लास का कोई भी टॉपिक, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, पूछना हो दोबारा किसी बच्चे को। चलूँ आगे, अब चलिए बेटा, अब प्लीज़ समझना। अब मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ आज की क्लास से रिलेटेड। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैं लिखवा रहा हूँ, ये आपको याद नहीं करने हैं, है ना, कि ऐसा नहीं कि रटना है, लेकिन हाँ इनके नाम हमें सबको पता होने चाहिए। तो जो अभी आप कुछ भी नोट नहीं करेंगे, बस सामने देखेंगे और कोशिश करेंगे एक बार देखते ही याद हो जाए आपको, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला, बाद में नोट करना बेटा, बाद में नोट करवाऊंगा सबको मैं, अभी समझा रहा हूँ, पहले समझिए। सबसे पहला मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स। क्या होता है बेटा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो। क्या हो बेटा, एक रो, ऐसे बनाओ। इस मैट्रिक्स में बताओ कितनी रो हैं। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, है ना, कॉलम से कोई मतलब नहीं है। एक कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल आपको एक रो दिख रही हो, आप उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। अच्छा कौन बच्चा मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकता है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ बेटा, 1/3। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। एक रो है और कॉलम कितने हैं इसमें, 3, 1 2 3। बोलो कोई दिक्कत। पहला मैट्रिक्स समझ में आ गया सबको। अब आपसे कोई पूछे रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, जिस मैट्रिक्स में सिंगल रो हो उसे क्या कहेंगे हम, रो मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए बेटा, एक। क्लियर है बेटा। इसी से मिलता जुलता दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब तो आप बता ही सकते हो, रो मैट्रिक्स में एक रो थी, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एक कॉलम होगा। तो मैट्रिक्स ऐसे होगा 1 2 3। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन बताएगा, बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको।
रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम। कंफर्टेबल सभी यहां तक? अब चलिए आगे। तीसरा होता है बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उन मैट्रिक्स को बोलते हैं जिनमें रो और कॉलम्स अलग अलग होते हैं, है ना। नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रो और कॉलम का नंबर अगर अलग अलग है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। बेटा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ मुझे, क्या होगा? 2 बाई, रो कितनी है इसमें? कॉलम कितने हैं? अलग अलग है। नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? व्हेन रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। रो कॉलम के इक्वल नहीं है तो उस मैट्रिक्स का नाम होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कंफर्टेबल सभी यहां तक बच्चे? उसके बाद आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम्स के। जितनी रो है उतने ही कॉलम है तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ऑर्डर है बेटा इसका? 3/3। तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बार इतना नोट करो 4, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। पहले 4 नोट करो ये। हो गया बेटा? करो करो। अच्छा, ये 4 मैंने जो लिखवाए हैं, क्या बने याद करने की जरूरत है? नाम से याद रहेंगे ना। रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिनमें रो और कॉलम अलग अलग हो, स्क्वायर मैट्रिक्स रो और कॉलम इक्वल हो। ठीक है, अब आगे चलेंगे बेटा। ये हो गया सबका। अब देखिए आगे 5th नंबर। अब ढंग से समझना बेटा। 5th नंबर है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं बेटा? पहली बात तो ये समझ लो, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। कैसे होते हैं? अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स में? एक डायगोनल में एलिमेंट दे रखे होंगे लाइन में, बाकी के सभी एलिमेंट्स कैसे होंगे? 0 होंगे। आगे ना बेटा बात समझ में? एक डायगोनल में कुछ नंबर्स दे रखे होंगे और इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होंगे? 0। जैसे ये 2/2 का भी हो सकता है, जैसे 5 6, यहाँ पे दोनों जगह क्या आ गया? 0। ये भी क्या है बेटा हमारा? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब एक डायगोनल में तिरछी लाइन जो होती है डायगोनल, उसमें एलिमेंट्स के कुछ नंबर होंगे और अदर एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये भी आएगा, क्या सर ये डायगोनल ऐसे हो सकता है ना, जैसे 0 0 5 ऐसे लिख लो। तो ये बेटा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है।
ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स आपका इधर साइड से होगा, होता ये भी है लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये अगर आप आगे कभी मैथ्स पढ़ोगे तब आएगा। इसको बोलते हैं एंटी डायगोनल। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? लेकिन ये आपका अभी 12th में नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपके 12th में डायगोनल है, सीधा वाला है, इधर डायगोनल में एलिमेंट्स लिखे होंगे, इधर नहीं दे रखे होंगे। क्लियर है बेटा? ये है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल के बाद आएगा इसी से मिलता जुलता, इसी का भाई है बेटा, डायगोनल का भाई स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स बेटा, ये स्केलर मैट्रिक्स जो है, ध्यान से सुनना बेटा, ये यहाँ पे डिफरेंस बताऊंगा आपको मैं 3 मैट्रिक्स में। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे। स्केलर मैट्रिक्स ये भी डायगोनल वाला ही होता है, लेकिन क्या होता है बेटा यहाँ पे, डायगोनल में जो भी एलिमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे, सेम होंगे। इन दोनों में बताओ अंतर समझ आया बेटा आपको? डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? डायगोनल और स्केलर दोनों एक ही चीज है, लेकिन अगर अलग अलग एलिमेंट है डायगोनल में तो उसका नाम क्या होगा, डायगोनल। अगर सेम एलिमेंट है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। आगे ना बात समझ में? एमसीक्यू में क्वेश्चन आया बेटा लास्ट ईयर प्री बोर्ड में, एक मैट्रिक्स दे दिया उन्होंने इस तरीके से 5 5 0 0। ऑप्शन था डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको क्या नाम देंगे बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। आगे ना बेटा बात समझ में? अच्छा इसको क्या नाम देंगे? अब मैं यहाँ पे 3 कर दे रहा हूँ, 3 डायगोनल मैट्रिक्स। अब बताओ मैंने यहाँ पे कर दिया 8, अभी क्या बन जाएगा ये, स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे ना बेटा बात समझ में? चलिए अब इसी की एक और देखिए, इसी का एक और पार्ट है, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसका एक और नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, इसका बहुत बार यूज होगा पूरे चैप्टर में। इसमें क्या होगा, ये भी स्केलर की तरह ही होता है, लेकिन जो डायगोनल में एलिमेंट है ना वो सभी क्या होंगे बेटा, 1 होंगे। क्या होंगे बेटा यहाँ पे, 1। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। अगर ये 2x2 का लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा 1 0 0 1। ठीक है बेटा, एक बार नोट करो, फिर मैं रिपीट करूंगा ये तीनों, एक बार नोट कर लो बस, फिर मैं तीनों रिपीट करूंगा बेटा ये। हो गया बेटा? अभी एक बार नोट कर लीजिए, एक बार इन तीनों को एक बार रिपीट करूंगा डिफरेंस के साथ इनके। हो गया? हो गया सोनिया, रिया? तुमने कर लिया मयंक? नहीं आया? प्रॉब्लम तो नहीं कुछ? हो गया बेटा? अब देखो बेटा एक बार मैं रिपीट करता हूँ जरा, इसको थोड़ा ध्यान से सुने। मैंने आपको 3 मैट्रिक्स बताई। सबसे पहले बताया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, एक डायगोनल में एक लाइन में एलिमेंट दे रखे होंगे तिरछी लाइन में, बाकी के सभी एलिमेंट कैसे होंगे, 0, है ना। फिर डायगोनल्स का ही मिलता जुलता पार्ट है स्केलर। डायगोनल और स्केलर में अंतर क्या है, डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट्स है, स्केलर में क्या होंगे, सेम एलिमेंट होंगे। और अगर सेम भी है लेकिन 1 है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स।
अगर 1 के अलावा कुछ सेम है तो स्केलर, अगर अलग अलग है तो डायगोनल। क्लियर है बेटा? याद रहेंगी सब चीजें। ये आपको रटनी नहीं है कि आप इनको याद करो घर पे जाके, इनको समझना है और समझ के अपने माइंड में सेट कर लो कि इनके देखते ही आप बता दो ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है ना? इसके बाद अगला तो याद करने की और समझने की भी जरूरत नहीं है, ये नोट कर लिए। अगला है 8th जीरो मैट्रिक्स। ये तो सबको पता होगा, बताऊं इसके बारे में? कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसका नाम क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स। सारे जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी कैसे हैं? जीरो, तो उसका नाम होगा जीरो मैट्रिक्स। और इसे बेटा कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ओ, यानी जीरो बना दो, बड़ा जीरो। ठीक है? जीरो मैट्रिक्स बड़े जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं इसके। ठीक है ना? अगला लिखिए इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब बेटा आपको देखो कोई दो मैट्रिक्स इक्वल में दे रखे हैं, ए बी सी डी इक्वल है 1 2 3 4। अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब इसका पहले वाला इसके पहले वाले के इक्वल होगा। तो ए किसके इक्वल होगा बेटा? बी किसके इक्वल होगा? सी किसके इक्वल होगा? डी किसके इक्वल होगा? बोलो कोई दिक्कत बेटा यहां तक? ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 और डी की वैल्यू क्या होगी? अच्छा एक और देखते हैं, ए प्लस 1, बी माइनस 1, सी प्लस 2, डी प्लस 3। ये मैट्रिक्स इक्वल है 5 6 7 8। आपको ए बी सी डी की वैल्यू बतानी है। कर सकते हैं क्या इसको? करो करो बेटा इसको। ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है बेटा। क्वेश्चन डाल लेना इस पे। हो गया सब बच्चों का? चलिए अब देखो कल मैंने क्या किया था, कल मैंने आपको क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए थे वो असाइनमेंट के करवाए थे। होमवर्क में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए थे।
आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ करेंगे, असाइनमेंट के क्वेश्चन घर पे देंगे, ठीक है। अब निकालो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, 4 3x 5 इक्वल टू y z 1 5। x y z की वैल्यू निकालनी है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। करो ना, अभी तो ऐसे लग रहा है ना कितने बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। बेटा फर्स्ट वाला हो गया सबका। देखो फर्स्ट वाले में इक्वल करेंगे तो 4 इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इक्वल टू जेड, जेड की वैल्यू हो गई 3 और x इक्वल टू 1। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। अब सेकंड वाला करो इंपॉर्टेंट मार्क के साथ, 3 4 चमकते हुए से स्टार लगा लो, इस पे चमकता हुआ दिखना चाहिए क्वेश्चन। और पहला एफर्ट आप सबका, आपको करना है ट्राई ये। सेकंड वाला इतनी जल्दी दिखाना, इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए। देखो बेटा सेकेंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, पहले वाले को पहले वाले के इक्वल रखें तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 6। 2 तो 2 के इक्वल है, करने की जरूरत नहीं है। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 और एक्स वाई इक्वल टू 8। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? यहाँ तक कंफर्टेबल हो सभी? अब देखो यहाँ से पहले जेड की वैल्यू निकालो। 5 माइनस 5, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जेड हमारा 0 आ गया। अब बेटा प्लीज अब इसके आगे थोड़ा सा समझ लो जरा। यहाँ तक तो बच्चे इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेते हैं, है ना। मेन प्रॉब्लम इसके बाद आती है। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 8 है। आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा किसी एक से, चाहे तो पहले वाले से चाहे इससे। x या y की वैल्यू निकालो। यहाँ बताओ बेटा मुझे, अगर मैं इससे y की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे रख दूं y की जगह पे, पुट वैल्यू ऑफ y, तो x y की जगह पे मैंने लिख दिया 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? इस x का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6x माइनस एक्स का x में किया
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ तक बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? अब सुनो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा क्या मतलब होता है कि जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा प्लस का होना चाहिए, ये माइनस का है ना, तो इनको इस साइड लेके आ जाओ। तो क्या हो जाएगी बेटा इक्वेशन, माइनस का एक्स स्क्वायर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 6x इधर आके माइनस का 6x, 8 अपनी जगह पे है ये पहले से, ठीक है बेटा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक बताओ इस इक्वेशन को बनाने में कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? यहाँ तक कंफर्टेबल सभी, इक्वेशन बना सकते हैं? कार्तिक अब बताओ इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो बेटा उसे मिडिल टर्म स्प्लिट्स करके करते हैं, है ना, छोटी क्लासेस में सिखाया था मिडिल टर्म स्प्लिट। मैं फिर भी सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, जिन बच्चों को नहीं आता है वो ढंग से समझें। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला साइन देखना है। यहाँ पे कैसा साइन है, प्लस का साइन है या माइनस का साइन है? प्लस का साइन है। तो हमें ऐसे कोई दो नंबर ढूंढने हैं, ऐसे कोई दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस करें तो 8 आ जाए। कितना आ जाए बेटा? 8। ऐसे कोई दो नंबर ढूंढिए जिनको प्लस करने पर क्या आए, नहीं सॉरी, प्लस करने पर 6 आइए। प्लस करने पर कितना आ जाए बेटा? 6। और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? 8। अब बताओ कोई भी दो नंबर, नॉर्मल माइनस प्लस कुछ नहीं सोचना आपको, कोई भी दो नंबर ढूंढो जिनको प्लस करें तो 6 आए, मल्टीप्लाई करें तो कितना आए? 8। 4 और 2 हो जाएगा। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 4x प्लस 2x प्लस में 8 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं बेटा इसको, 6 था 6x था, इसको लिख दिया 4x प्लस, ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 2x प्लस 8 इक्वल टू, इन दोनों बताओ क्या कॉमन निकलेगा बेटा? इन दोनों में बताओ कॉमन कितना है? x। क्या बचा बेटा ब्रैकेट में? x माइनस 4। इन दोनों में बताओ क्या कॉमन निकलेगा? -2। x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, हमेशा सेम होंगे अगर आपने सही किया है तो x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल। बताओ यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी और यहां से बेटा x की वैल्यू 2। x की वैल्यू यहां पुट करो और y निकाल लो, करो बेटा। हो गया? x की जो वैल्यू, अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन है ना तब तो वैसे ही कर देना, जो डायरेक्ट है फॉरवर्ड टू लाइन मार्क के जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दो नंबर में आ जाए तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे नंबर एक बार x की जगह 4 रखेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे, एक बार x की जगह 2 रखेंगे y की वैल्यू निकालेंगे। चलिए बेटा इसका थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करिए बेटा इसका, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 5 7। करो बेटा ट्राई एक बार। हो गया ये वाला भी?
तुमने दिखाना कैसे किया है? देखिए बेटा प्लीज, अब आप सब लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, यहाँ जैसे भी किया है और मेरा तरीका भी देखें, आसान सा है, मुझे लगता है कि आसान है वो, इसलिए बता रहा हूँ। पहली इक्वेशन देखो क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, दूसरी क्या बनेगी, तीसरी क्या बनेगी, y प्लस जेड इक्वल टू 7। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब बेटा प्लीज अभी एक मिनट सामने देखो, नोट कुछ मत करना, बस समझना, और जैसे ही आपको समझ आएगा प्रोग्रेस में था क्या इसमें, है ना। ये वैल्यू किसकी है बेटा, y प्लस, और यहाँ पे क्या है, तो y प्लस जेड की जगह पे मैं y प्लस जेड की वैल्यू रख दूं, तो देखना x प्लस 7 इक्वल टू क्या हो गया, बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, प्लस का 7 इधर आके माइनस का हो गया 2, x की वैल्यू इसमें रख दे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू इसमें रख दे, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखना बेटा यही आया सबका, है ना। अब आपको जो मन करे वो करके आना एग्जाम में। अब आई ना समझ में, मेहनत खराब गई, है ना, ये पुट करना, ये कितना आसान सा था। करो बेटे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर बेटा ये सबका हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करें हम। क्वेश्चन नंबर 7, किसी की भी डाल देते, अब मैं एक्स प्लस जेड की डालता तो कहता सर आप ऐसा तो हम वाई प्लस जेड की भी डाल सकते थे, हैं, पर वाई प्लस जेड की मैंने क्यों डाली, वाई प्लस जेड चिपका वो लिखा था ना, है ना, नहीं नहीं ये बात समझ। उसमें टाइम लगता है ना फिर। हो गया बेटा, हो गया, नहीं आया, देखिए बेटा प्लीज मैं कराता हूँ बेटा, प्लीज ये आवाज नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे की। a माइनस बी 2a प्लस सी, यहाँ पे 2a माइनस बी 3c प्लस डी
इक्वल टू -1 5 0 13। बेटा देखिए प्लीज, अब पहले वाले को पहले वाले के इक्वल रखें तो क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल टू -1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ठीक है बेटा यहाँ तक। फिर 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। लास्ट वाली क्या है, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। बेटा पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, यहाँ तक पूछना है किसी को कुछ। अब देखो मुझे मेरे पास ये 4 इक्वेशन आ गई। अब मुझे ये 4 इक्वेशन सॉल्व करके किसी भी तरीके से ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें ए और बी है, तो आप ऐसी इक्वेशन ढूंढो बाकी में से जिनमें ए और बी हो। इसमें तो देखो ए और सी है, तो इससे बात नहीं बनेगी। ए और बी इसमें है, तो इसको इसके पास लिख लो, 2a माइनस बी इक्वल टू कितना, 0। हम पहले कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली। ये मान लो फर्स्ट थी, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये कौन सी है, फोर्थ। हम किस किस को सॉल्व करेंगे बेटा, फर्स्ट को और थर्ड को, ठीक है ना। अब देखो बेटा प्लीज, ये भी माइनस का बी है, ये भी माइनस का बी है, तो सब्ट्रैक्ट कर दे। हमने 10th क्लास में सीखा था एलिमिनेशन मेथड, वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। अगर दोनों के सिंबल सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और अगर अलग अलग सिंबल होते तो ऐड करते हैं हम। दोनों के सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, देखना बेटा माइनस के बी से प्लस का बी कट गया। अब बताओ माइनस का 2a और प्लस का a कितना बचा, माइनस का a, और यहाँ पे कितना बचा बेटा, माइनस का 1। देखो माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। a की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, तो देखना a की जगह पे 1 माइनस बी इक्वल टू -1। बताओ बेटा यहाँ से b की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो माइनस का b -1, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू क्या हो गई, a और b निकल गया हमारा। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो सेकंड में, तो c निकल आएगा, और c की वैल्यू यहाँ पुट कर देना तो क्या निकल आएगा, d। करो बेटा पूरा।
अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करा रहा हूं और इस क्वेश्चन को चांद सितारों से सजा लो। एमसीक्यू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 8, चांद सितारों से सजा लो इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग सभी बच्चे प्लीज। ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है, उन्होंने बोला कोई मैट्रिक्स है, m इंटू एन इसका ऑर्डर है। क्लियर है बेटा मेरी बात? अब ये कह रहे हैं इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब? स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने क्या बताई थी बेटा? रो और कॉलम। तो यहाँ पे रो दे रखी है m, कॉलम क्या दे रखा है? तो m और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखना ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सी। तो लिखेंगे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है बेटा क्वेश्चन, इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? अब एक बार असाइनमेंट निकालो बेटा सभी बच्चे। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के देखो, असाइनमेंट असाइनमेंट है सबके पास ना? क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो, हो जाएगा। 8th 9th 10th 11th। तो पहले तो असाइनमेंट का होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 to 11 असाइनमेंट का है। कल की क्लास में हमने असाइनमेंट के क्वेश्चन किए थे, एनसीईआरटी होमवर्क में थी। आज हमने एनसीईआरटी करी है, असाइनमेंट के क्वेश्चन होमवर्क में है। तो ये असाइनमेंट, इसके क्वेश्चन तो होमवर्क में करने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आज का, छोटा सा क्वेश्चन है और अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9th, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 9th, और आप कर सकते हो इसको। देखिए छोटी सी इसमें कंडीशन है, वो आपको समझानी है मुझे। क्वेश्चन नंबर 9th, इन्होंने बोला ये दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगे, 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x इक्वल होना चाहिए 0 y - 2 8 4। बताओ बेटा, क्वेश्चन में पूछा गया है x और y की किस वैल्यू के लिए ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना? तो बेटा सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालो, ट्राई करो। नहीं होगा, क्यों? क्यों लिख, बट क्यों? देखो पहले वाले को पहले वाले के इक्वल रखें, 3x + 7 = 0। आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालो, प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आप कहेंगे सर x की वैल्यू निकल तो गई। अभी आगे चलते हैं, चलो। 5 को इक्वल रखो y - 2, ये माइनस का 2 धरा के प्लस का हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ तक भी ओके है। अब तीसरे वाले से निकालो, y + 1 = 8, y की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ तक भी ठीक है। देखो y की वैल्यू 7 निकली थी ना पहले, अभी भी 7 निकली है। अब लास्ट वाला देखो, 2 - 3x = 4। यहाँ से बताओ x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? देखो माइनस का 3x था, 4 प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 2।
तो माइनस का 3x इक्वल टू में क्या बचेगा 2। x की वैल्यू बताओ बेटा, यहां से क्या आई, यहां पे और यहां पे दोनों जगह सेम आई है क्या? अगर कोई भी दो क्वेश्चन आप मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखे हैं तो उनसे हर एलिमेंट से अगर x की या y की वैल्यू निकल रही है तो वो दोनों क्या निकलनी चाहिए, सेम निकलनी चाहिए। अगर एक क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। बेटा बस आज हम इतना ही करेंगे और कल होमवर्क करके लेके आना है, ठीक है, असाइनमेंट का। ले ले